देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो फील्ड लाइंस बनाना लगभग सबको बनने लगा होगा। कई सारे केसेस हमने डिस्कस भी कर लिया है, तो ज़्यादातर सिंपल केसेस को तो आप बड़े आसानी से डील कर लेंगे। पर आज के लेक्चर के बाद आप कितना भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्यों ना हो, मेरे हिसाब से आप डील कर ले जाएंगे बड़े आसानी से, है ना। तो देखिए, प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला जो प्रॉपर्टी है जो आप देख रहे हैं, द फील्ड लाइन स्टार्ट्स एट पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इसका क्या मतलब है? अगर आपने पुराने लेक्चर्स याद हो तो ये केस हमने डिस्कस किया था। देखिए, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ये दोनों केस आपने ड्रॉ किया था, याद है? तो देखिए, इस केस में आप देखिए जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, है ना, तो आप देख सकते हैं कि इस केस में ऐसा नहीं लगता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो निकल के बाहर जा रहा है। कितने लोग समझ रहे हो मेरी बात? इस केस में, पॉजिटिव चार्ज के केस में, ऐसा लगता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के बाहर की तरफ जा रहा है ना। यानी कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से जनरेट हो रहा है, पैदा हो रहा है, बॉर्न हो रहा है ना। इसीलिए पॉजिटिव चार्ज को कहा जाता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या कहते हैं हम? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है हमें यहां से शुरू हो रहा है, इसका जो ओरिजिन है वो पॉजिटिव चार्ज है। एम आई क्लियर? ठीक उसी वजह से जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्ज जो आप देख रहे हो, इसको बोला जाता है सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं हम? सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वजह बड़ा सिंपल है। सिंक या माने मतलब होता है जाके जहां पे टर्मिनेट होता है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि जो फील्ड लाइंस हैं वो सबके सब जाके कहां पे खत्म हो रही है, बताओ? नेगेटिव चार्ज में जाके खत्म हो रही है। एम आई क्लियर? इसलिए जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं उसको बोलते हैं सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एम आई क्लियर? पॉजिटिव चार्ज से ऐसा लगता है फील्ड लाइंस जनरेट हो रही है, पैदा हो रही है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज को सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वहां पे फील्ड लाइंस आके खत्म हो रही होती हैं, इसलिए इसको सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। एम आई क्लियर? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया है द फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये देख रहे हो आप, और जबकि एंडिंग कहाँ पे बोला जा रहा है आपके नेगेटिव चार्ज पे आके क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, सबको समझ में आया? क्लियर है ना? अच्छा, देखिए इसके बाद सेकेंड पॉइंट देखिए क्या कहता है, द फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस, है ना। अब इसका क्या मतलब है, ये समझना जरूरी है थोड़ा सा कि कंटिन्यूअस का मतलब आप जानते हो, जैसे साइन का ग्राफ आपने पढ़ रखा है, साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। तो एक मिनट, हाँ देखो, तो ये हो गया तुम्हारा पहला वाला, सबको प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब चलते हैं सेकंड वाले में। अबे यार, चलता क्यों नहीं है? हाँ, तो पहला वाला केस सबको समझ में आ गया ना। सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले में द फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस बोला है ना। तो देखिए, कंटिन्यूअस फील्ड लाइंस का मतलब ये होता है, जैसे आप जानते हैं, जैसे मैथमेटिकली कर्व वगैरह पढ़े हो सबने, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह वगैरह। तो साइन थीटा की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, ये बीच में कहीं पे भी ये ब्रेक नहीं होता है। जैसे साइन थीटा अगर आप ऐसा ऐसा चलता रहता है तो कहीं पे भी ब्रेक होता हुआ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जबकि टेन थीटा का जो कर्व होता है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, क्योंकि आप जानते हैं π/2 पे इसका ये डिफाइन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। क्लियर? ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस कर्व। क्यों? क्योंकि जैसे पॉजिटिव चार्ज होगा और ये मान लो नेगेटिव चार्ज है,
तो पॉजिटिव से शुरू होगा, नेगेटिव तक जाके खत्म होगा। तो जब शुरू होगा और जब खत्म होगा, इस बीच में कहीं पे भी ये ब्रेक नहीं होगा। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ऐसा जाए और अचानक से हवा में यहाँ पे कुछ ना हो, फिर यहाँ से जाके यहाँ जाके खत्म हो जाए। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बीच में ऐसा नहीं हो सकता है, बीच में कहीं पे क्या हो, ब्रेक डाउन हो जाए, खाली दिखाई पड़े। एम आई क्लियर? ठीक है ना? इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे कर्व हैं? कंटिन्यूअस कर्व्स हैं। ठीक है? क्लियर? तो ये हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड आपके लिए जो आता है, थर्ड पॉइंट, वो क्या कहता है? देखिए, वो कहता है कि जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, ये बहुत जरूरी है, नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। अब ये क्यों आया, समझिएगा, बड़ा सिंपल सा फंडा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटा, वो एक्चुअली में कहां से आया था, याद करो। हमने ये कंसेप्ट लाया ही क्यों अपने स्टडी में? तो याद करिए, इसलिए लाया था कि इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताएगा। कितने लोगों को याद आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन बताने का काम कौन करेगा? किसी भी फील्ड लाइंस के ऊपर किसी पॉइंट पे जो हम क्या बनाएंगे? टेंजेंट। ठीक है ना? अब अगर दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर जाएगा तो हमारे लिए क्या मुसीबत है, वो देखिए। अगर इंटरसेक्ट किया दो लाइन, है ना, तो देखिए हमारे सामने एक मुसीबत है। वो मुसीबत ये है कि हमारे सामने ये प्रॉब्लम है कि मान लो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट किया, एक लाइन ये गया, ये फील्ड लाइंस एक है, और एक मान लीजिए ये दूसरा फील्ड लाइंस है। ठीक है ना? अब आपको पता है कि इस पे टेंजेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताता है, के डायरेक्शन बताता है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, यहाँ पे कितने टेंजेंट बन सकते हैं बताना जरा। कितने लोग एग्री करते हो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हमें दो टेंजेंट देखने को मिल रहा है। कितने लोग समझ गए हो भाई? एक ब्राउन वाले के हिसाब से मैंने टेंजेंट बना दिया और एक आपके ग्रीन वाले के हिसाब से टेंजेंट बना दिया। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपके दो टेंजेंट बनना शुरू हो जाएंगे और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। क्यों बताओ? जैसे ही आप दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और किसी भी वेक्टर के कितने डायरेक्शन होते हैं बताना जरा। ऑफ कोर्स एक यूनिक डायरेक्शन होगा। वेक्टर का डेफिनेशन ही यही होता है कि उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसके पास यूनिक डायरेक्शन होता है। तो अब आपके लॉजिक के हिसाब से कितने डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के हो गए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे? दो। कितने लोग समझ रहे हो? At the point of intersection, we will find two different direction of electric field intensity at a given point, which is not possible. इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई एक ही डायरेक्शन होगा किसी एक पॉइंट पे, दो अलग अलग डायरेक्शन तो पॉसिबल है नहीं। हेंस इसका मतलब क्या हुआ? कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटेगा नहीं। कितने लोग एग्री कर गए हो? नेवर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। एम आई क्लियर? सबको समझ में आ गया? जिसको समझ में आ गया हाथ उठाओ। ठीक, तो ये हो गया कहानी। अगला है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है। इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसके आधार पे आपसे कई बार एग्जाम में एक आध नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछा जा सकता है। ध्यान से देखिए। इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेयर एज द रीजन विथ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, कुछ लोगों को चमक ही गया होगा। देखिए इसका मतलब ये है, ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जहां पे फील्ड लाइंस एक दूसरे के ज्यादा नजदीक में होंगे, वो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि वहां पे फील्ड इंटेंसिटी का जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो ज्यादा है। देखो, एक पॉजिटिव चार्ज के वजह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा बनाते हो? ऐसा ही बनेगा ना। पॉजिटिव लाइन, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा ही बनता है। ठीक है, ऐसा बनता चला जाएगा, है कि नहीं? एक दूसरे को काटेगा नहीं, ध्यान रखिएगा, इस बनाते समय ध्यान रखिएगा।
एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। उसके पीछे का कहानी आपको समझा चुका हूं, तो आइंदा ध्यान रखिएगा ये गलती ना हो बनाते समय। अब देखिए कितने लोग एग्री कर रहे हो। मैं अगर यहाँ पे एक रिंग बनाऊं, एक रिंग मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है, और सेम साइज का रिंग एक मैं यहां बना रहा हूं, एग्जैक्टली सेम साइज का, ठीक है। गौर से देखो, एक रिंग का नाम मैं दे देता हूं, चलिए कुछ ए, और ये रिंग है बी। कितने लोग एग्री करते हो ए रिंग के अंदर से ज्यादा लाइन पास हुआ है? ए रिंग के अंदर से ज्यादा लाइन पास हुआ है। गिन के देखो, 1 2 3 4, 4 लाइन उसके अंदर से निकला है। कितने लोग एग्री कर रहे हो? सबको समझ में आया फिगर? 3 डायमेंशनल में सोचो, मैंने इसे रिंग रख दिया है, तो कितने ऐसे रिंग जैसे हमने रख दिया इस तरह से गोल, तो 4 लाइन इसके अंदर से जा रही है, समझ रहे हो? 4 लाइन इसके अंदर से गया है, क्लियर है? जबकि जो बी वाला रिंग है, देखिए जरा, उसके अंदर से कितना लाइन गया है? 2। ऐसा ही है। तो इसका मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, यहां पे जो लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन, ये कैसा है? ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी, डेंसिटी मतलब समझते हो ना, जहां पे चीजें ज्यादा पास पास हो वहां पे हम ज्यादा क्राउडर बोलेंगे या डेंसर बोलेंगे, और जहां पे चीजें दूर दूर हो वहां पे हम लेस क्राउडर या लेस डेंसर बोलेंगे, समझ गए हो? तो जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी लाइन का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि ए, यहां पे जहां पे लाइन ज्यादा नजदीक में है, यहां पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। यानी कि मैं कह रहा हूं जहां पे लाइन की डेंसिटी ज्यादा होगी, उसका मतलब हो गया कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो भी क्या होगा? ज्यादा। कितने लोग एग्री करते हो? वैसे भी लॉजिकली लगा ना, पॉजिटिव कोई चार्ज होगा, उसके चार्ज के जितना नजदीक में जाओगे तो फील्ड स्ट्रांग होगी ना, और जितना चार्ज से हम दूर चलते चलेंगे फील्ड कमजोर हो जाएगी। क्यों? अरे फॉर्मूला याद करो, ई बराबर क्या पढ़े हो? एफ बाई क्यू, यही ना? तो क्या आंसर है? क्यू, के क्यू बाई आर का स्क्वायर। तो आर जितना कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। एम आई क्लियर? क्या सबको समझ में आया है लाला? आया कि नहीं आया? सबको आ गया, बहुत बढ़िया। तो सिंपल सा फंडा है, जहां पे फील्ड लाइन पास में होंगे, यानी कि डेंसिटी जहां पे ज्यादा होगी, उसका मतलब ये होगा वहां पे फील्ड का इंटेंसिटी भी ज्यादा होंगे, और जहां पे फील्ड लाइन एक दूसरे से ज्यादा दूर दूर होंगे, यानी कि डेंसिटी जहां पे कम होगी, वहां पे फील्ड की इंटेंसिटी भी कम होगी। समझ में आया? तो कई बार एग्जाम में जैसे बड़ा एससीबी वगैरह में आपको सवाल भी दिख जाएगा, जैसे ये बना दिया जाए, जैसे एक फिगर बना दिया जाए आपके लिए कि ऐसा दे दिया जाएगा, मान लीजिए इस तरीके से बोल देगा किसी वजह से जो फील्ड लाइंस है वो इस तरीके का है, ठीक है ना? तो आपसे सवाल ये बोल दिया जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में बोल दे, ए, बी और ये सी, 3 अलग अलग पॉइंट है। आपसे बोला जाएगा मैग्नीट्यूड के सेंस में, ई ए ऑप्शन जैसे दे देगा, ई ए ग्रेटर देन ई बी ग्रेटर देन ई सी। दूसरा ऑप्शन दे देगा ई, उल्टा दे देगा, ई सी ग्रेटर देन ई बी ग्रेटर देन ई ए। तीसरा ऑप्शन दे देगा, जैसे बोल देगा कि चलो कोई नहीं, हमें नहीं पता, तीनों बराबर है, या चौथा दे देगा नन करके दे देगा कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बताओगे कोई? विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? कोई जवाब किसी का भी? किसी के पास जवाब नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है वो क्या है? करेक्ट है। समझ में आया सभी को? क्यों? बड़ा सिंपल सी फंडा है वही कि देखो ए के पास में लाइनें ज्यादा क्या है? नजदीक में है ना? और जैसे जैसे आप सी के पास में गए हो तो लाइनें क्या हो गई हैं? दूर दूर हो गई हैं। तो लाइनें दूर दूर मतलब डेंसिटी कम, और जहां पे डेंसिटी कम वहां पे फील्ड की इंटेंसिटी की ताकत भी कम। याद रहेगा सबको?
तो सबको यहाँ तक कहानी क्लियर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो आप देख रहे हो, क्या दिया है बताओ। इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देयर आर इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइंस। ये कहानी सबको समझ में आ गया होगा। अगर कह रहा है कि फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यानी कि ऐसा जगह जहां पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा है, बराबर है ना। तो एक दूसरे से क्या होगा, एग्जैक्टली इक्वी डिस्टेंस होगा और पैरेलल होगा, है ना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, मैं कह रहा हूं हर जगह पे इलेक्ट्रिक, जैसे इस एक्चुअली इसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है। देखो मैंने कहा जहां पे लाइन दूर दूर हो जाएंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएंगी, कम। तो मैं कह रहा हूं अगर हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है तो डेंसिटी हर जगह बराबर होनी चाहिए। कितने लोग एग्री करते हो। लाइन के बीच में अगर दूरी बढ़ जाए तो डेंसिटी कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगा। मैं कह रहा हूं इंटेंसिटी कम नहीं हो रही है, हर जगह एग्जैक्टली सेम है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर एग्जैक्टली सेम है तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी भी एग्जैक्टली सेम होना पड़ेगा। और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होने का मतलब ये हुआ कि एक लाइन दूसरे लाइन के एग्जैक्टली क्या होना पड़ेगा, पैरेलल। कितने लोग समझ गए हो, है ना। सबको समझ में आया। ऐसे स्थिति में देखो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी एग्जैक्टली सेम होंगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी हर जगह सेम है। तो यूनिफॉर्म के केस में ये हमें देखने को मिलेगा। कितने लोग समझ गए। तो इस केस में आप समझ गए होंगे, अगर सवाल दिया जाता है वैसे ही, अगर कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, कोई पॉइंट सी है, तो इसका जवाब क्या होता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट लिखना पड़ता है, ई ए बराबर ई बी बराबर ई सी। कितने लोग एग्री कर गए हो, ठीक है। तो इस केस में ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बताओ। द फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक और पैरामीटर है, इंपॉर्टेंट क्या सारे हैं, आपको सभी पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब इसका मतलब क्या निकला वो समझते हैं अंतिम पॉइंट का। देखो भैया कि अगर कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, मान लो एक ये मान लो हमारे पास एक कोई लोहे का डब्बा है मान लो, है ना। और इसमें मैंने दे दिया है कौन सा चार्ज, मान लीजिए पॉजिटिव चार्जेस दे दिया है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं, ये बता चुका हूं, पॉजिटिव चार्ज में सारे चार्ज कहाँ आ जाता है कंडक्टर के स्थिति में, इसके सरफेस पे, ठीक है ना। तो सारे चार्ज इसके सरफेस पे आ गया होगा अगर ये कंडक्टर है तो। कितने लोग एग्री करते हो, है ना। इसके सरफेस पे आने के लॉजिक मैं आपको समझा चुका हूं। एक दूसरे से मैक्सिमम दूर भागने की कोशिश कर रहे होंगे चार्जेस, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो नतीजतन ये सारे कहां पे आके अटक गए होंगे, इसके सरफेस के ऊपर आके बैठ गए होंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो हमेशा ही क्या होगा, ये जो कंडक्टिंग बॉडी होगा ना, ध्यान रखिएगा। हाँ